नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में इंश्योर्ड की फ़ाइट स्टोरी को साझा करूँगा। और ये फ़ाइट स्टोरी साझा करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दूँगा कि जो हमारे देश में जो मोटर इंश्योरेंस है, जो मोटर इंश्योरेंस 2 तरीके का मेन होता है। एक तो ओडी सेक्शन इंश्योरेंस यानी कि ओन डैमेज सेक्शन, हिंदी में इसे कहेंगे स्वयं क्षति सेक्शन, यानी कि जो गाड़ी की खुद की कवरेज देता है उसे ओडी सेक्शन बोलते हैं। मैं अक्सर अपने जो वीडियोस हैं उसमें ओडी मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम और ओडी शब्द, मोटर ओडी बीमा, ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ। जो मैं लेखन मैं काफ़ी लिखता भी हूँ, तो लेखन में भी ओडी क्लेम, ओडी में शब्द लगाता ही लगाता हूँ। तो चूंकि जो गाड़ी के स्वयं के नुकसान के क्लेम होते हैं वो ओडी ओडी क्लेम्स होते हैं, ओडी सेक्शन के तहत होते हैं। और जो सेक्शन बी होता है, अगर पैकेज पॉलिसी में एक सेक्शन है, सेक्शन बी होता है। तो जो सेक्शन बी है वो लाइबिलिटी कवरेज होता है, जिसे आम तौर पे हमारे यहाँ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहा जाता है। तो वो लाइबिलिटी सेक्शन होता है, जिसे बी 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 सेक्शन भी कहते हैं, बी पार्ट भी कहते हैं। तो वो है। और कुछ और कवरेज होती हैं, जैसे पीए कवरेज, जो कंपल्सन, जिसका कंपल्शन है आज के जो टैरिफ है उसके अकॉर्डिंग या इंश्योरेंस लॉज के अकॉर्डिंग। तो ये है। तो अभी इनके लिए स्टैंड अलोन पॉलिसी भी आती है। लाइबिलिटी इंश्योरेंस के लिए तो पहले से ही है। ओडी सेक्शन आपकी मर्जी है, इच्छा पे निर्भर करता है। तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस है वो एक्ट के अकॉर्डिंग उसका कंपल्शन है। पर अगर आपको पब्लिक प्लेस में गाड़ी चलानी है तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस होना मस्ट है। तो जो मेरा और जो ये ओडी सेक्शन या स्टैंड अलोन अगर पॉलिसी है कोई, मतलब सिर्फ ओडी सेक्शन के लिए, तो उसमें एक स्टैंडर्ड परिभाषा है। जो इंडियन मोटर टैरिफ, वैसे अभी वो पूरा हो गया है उसका समय। और अब या डी टैरिफ कहिए, मैं उसे सही शब्द इस्तेमाल करूं तो डी टैरिफ हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ नया नहीं आया। अभी भी जो इंडियन मोटर टैरिफ 2002 है उसी के अकॉर्डिंग अभी भी हमारा मोटर इंश्योरेंस या जो ओडी सेक्शन है वो चल रहा है। और जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी एक स्टैंडर्ड भाषा है जो उसमें दी हुई है। और उसी में कवरेज तय की हुई है, टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। तो उसी अकॉर्डिंग हमारे यहाँ इंश्योरेंस अभी मोटर इंश्योरेंस उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा उस जो स्टैंडर्ड भाषा है उसमें फिक्स कवरेज है, टर्म्स एंड कंडीशन है। उससे अतिरिक्त कवरेज के लिए एड ऑन कवरेज होती है, जिसके लिए बीमा कंपनी एक्स्ट्रा प्रीमियम लेती है, वो ऑप्शनल है। और उसके बदले एक्स्ट्रा एड ऑन कवरेज मिलती हैं, जैसे बहुत ही फेमस जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज, रिटर्न टू इनवाइस एड ऑन कवरेज, एक कंज्यूमेबल का कवरेज भी आती है। वैसे मैं उसकी भाषा या उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कंज्यूमेबल को कहीं भी जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है उसमें कहीं भी एक्सक्लूड नहीं किया गया। एक प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो स्टैंडर्ड पॉलिसी का है। लेकिन खैर, मुझे अभी विषय मेरा ये नहीं है। मुझे जो एड ऑन कवरेज चल रहे हैं, और बहुत तरीके के एड ऑन कवरेज हैं, कोई टायर के लिए, कहीं रिम के लिए, कहीं की प्रोटेक्शन, और की प्रोटेक्शन है, और ये पर्सनल बिलोंगिंग्स करके है वो है। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस और जो सबसे ज़्यादा कॉमन, जिसे हम सब भी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज या नील डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज जिसे बोलते हैं। तो वो मोस्टली, और उसके लिए भी, इन सब के लिए अलग अलग बीमा कंपनी ने एड ऑन के लिए अपनी स्टैंडर्ड भाषा बनाई हुई है, जो आईआरडीए की वेबसाइट पे या इंश्योरेंस कंपनी के वेबसाइट से मिल जाती है। और इन्होंने इनके लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि हम सर्टेन टाइम्स तक देंगे, कुछ 5 साल तक के लिए देते हैं, जैसे जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज, कुछ 7 साल के लिए देते हैं, और कोई कोई 10 साल या उससे ज़्यादा भी दे देता है। तो ये इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी की अपनी अपनी सोच समझ या नियम, रूल्स रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग एड ऑन कवरेजेस हैं। अब मैं जो मुख्य जिसके लिए मैंने ये आज का
ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके समक्ष ला रहा हूँ, उस विषय पे आते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ और कह दूँ, हमारे देश में जो मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, इसमें नियमों को दरकिनार करके बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और ये जो नियमों को नियम बहुत अच्छे हैं, नियम में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और वो उसके अगेंस्ट शिकायत करता है, तो जो सुनवाई का सिस्टम है वो बहुत वीक है। जिन लोगों की जिम्मेदारी है सही सिस्टम मेंटेन करने की या कार्यशैली पे नज़र रखने की या गलत को सुधारने की, वो लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये बात सही है, उनका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा हमारा देश है, बहुत सारे लोगों के पास बीमा है और उनकी शिकायतें हैं, लेकिन आदमी शिकायत कहाँ करे? शिकायत करने के लिए जो इंश्योरेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, IRDAI, तो उसके अंतर्गत आता है। अगर हम वहाँ शिकायत भी करते हैं, तो कोई गलत चीज़ हम देख रहे हैं और जो बिल्कुल नियम विरुद्ध है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होना बड़ा मुश्किल है। और बस सब यहाँ ज़्यादातर मन मर्जी मन मुताबिक चल रहा है। और अगर आप होशियारी से, चालाकी से, कभी आपको दिक्कत आती है या आपके क्लेम के संबंध में, इंश्योरेंस क्लेम के संबंध में, तो आपको होशियारी से और चतुराई से काम लेना, जिससे आप उससे पार पा सकें। तो इसी विषय में आज का मेरा जो टॉपिक है, वो उसी विषय में। तो एक साहब जो वेस्ट बंगाल के निवासी हैं, उन्होंने एक पुरानी होंडा गाड़ी खरीदी, जो कि थर्ड ओनर, जिसके वो थर्ड ओनर हुए, यानी पहले से ही सेकंड हैंड थी, इन्होंने थर्ड हैंड ये थर्ड ओनर हुए। तो इन्होंने वो गाड़ी ली, होंडा WRV ये गाड़ी थी। गाड़ी ठीक थी और इसका इन्होंने अपने नाम ट्रांसफ़र कराया और उसके बाद इसके लिए जो होंडा टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जो होंडा डीलर से जिसको बेचा जाता है, होंडा ब्रोक होंडा डीलर के आउटलेट से, उन्हें होंडा टाई अप पॉलिसी भी कहते हैं। तो वहाँ से उन्होंने ये टाई अप पॉलिसी खरीदी और ये 2018 मॉडल कार थी। और इसकी पॉलिसी एक सामान्य मोटर ऑडी इंश्योरेंस पॉलिसी पैकेज पॉलिसी थी, जिसमें ऑडी सेक्शन का भी कवरेज था और लाइबिलिटी सेक्शन का भी कवरेज था। इस पॉलिसी पे कोई, जो सामान्य मैंने शब्द इस्तेमाल किया वो इसलिए क्योंकि इस पे कोई एक्स्ट्रा एड ऑन कवरेज नहीं था, इस पे जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज नहीं था। और इस जो इंश्योरेंस पॉलिसी पे जो IDV थी, 4,65,896 रुपये, 4,65,896 रुपये IDV थी, बीमित राशि। और ये एक नॉर्मल पॉलिसी थी। तब इन्होंने गाड़ी ली, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जो पॉलिसी पीरियड है, इनकी गाड़ी सामने की तरफ किसी गाड़ी के पीछे जा लगी और जिससे गाड़ी में लॉस हुआ। ये दुर्घटना हुई 29 अप्रैल 2025 को। और इसके बाद ये गाड़ी को जिस डीलर से इन्होंने पॉलिसी खरीदी थी, ये वहाँ पर ले गए और क्लेम की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी की। डीलर ने इनको बताया लगभग 2,20,000 रुपये का इस गाड़ी का रिपेयर खर्च है और एक एस्टीमेट बनाया। और इंश्योरेंस कंपनी एक प्राइवेट सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी और तब क्लेम इंटीमेट हुआ। बीमा कंपनी ने सर अप्रूव सर्वेयर को अपॉइंट किया। तो उसके बाद जब सर्वेयर साहब ने सर्वे किया, तो जो वर्कशॉप और सर्वेयर में डिस्कशन हुआ कि भाई ये एस्टिमेट में कुछ कमी है, तो एक दूसरा सेकंड रिवाइज एस्टिमेट बनाया गया। और जो एकदम 2,20,000, पहला 2,20,000 का था, तो ये 3,65,000 का हो गया, यानी एकदम से लगभग 1.5 गुना हो गया। और उसके बाद सर्वेयर साहब और बीमा कंपनी ने इंश्योर को कहा कि साहब आपका क्लेम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है और जिसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाएगा। तो आपकी हम गाड़ी की जो है रैक वैल्यूएशन करा रहे हैं और इसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करेंगे। तो ये इंश्योर्ड ने साहब यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे वीडियो देखे और मुझको संपर्क किया। हमारे बीच कम्युनिकेशन हुआ, बातचीत हुई। तो इंश्योर ने मुझसे कहा साहब मैं गाड़ी जो है मैं तो रिपेयर
मेरी गाड़ी नॉर्मल पॉलिसी है, कोई जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवरेज नहीं है, और मेरी मुझे बड़ा अटैचमेंट है इस गाड़ी से, और मैं इसको रिपेयर कराना चाहता हूँ, अपने पास ही रखना चाहता हूँ। मैं टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट नहीं चाहता हूँ। उसने मुझको एस्टीमेट, जो रिवाइज्ड एस्टीमेट था सेकंड, वो दिया, और पॉलिसी और भी जो गाड़ी के फोटोग्राफ्स वो भी शेयर किए। तो जब मैंने गाड़ी के फोटोग्राफ्स और वो एस्टीमेट देखा, तो खैर फोटो में देखना और फिजिकली साक्षात गाड़ी देखना दोनों में फ़र्क होता है, लेकिन मुझे लगा इस गाड़ी में इतना लॉस नहीं है। उसके बाद साहब वो उस मैं जो रिवाइज एस्टीमेट था, तो उस जब उसको स्टडी की, तो पता चला उसमें कुछ पार्ट्स दो दो बार मांगे गए थे, जो शुरू में और लास्ट में। तो जैसे, तो जब वो पार्ट्स हमने देखा, भाई ये तो एस्टीमेट इसे कम का होगा, ये तो 365 बहुत ज़्यादा है। अगर इन पार्ट्स को एक एक बार मांगेंगे तो ये तो कम हो जाएगा। और इसके बाद वर्कशॉप से साहब मेल से रिक्वेस्ट की गई कि साहब आपने जो एस्टीमेट बनाया इसमें कुछ रिपीट हुए हैं कुछ पार्ट्स एस्टीमेट में, तो आप अपने जो ये एस्टीमेट है सेकंड, इसको करेक्ट कीजिए और एक रिवाइज एस्टीमेट दीजिए। तो साहब बीमा का वर्कशॉप पहले तो सुने ही ना, फिर उनके और ऊपर तक मेल की गई, जब बार बार मेल हुई तो आखिरकार वर्कशॉप ने सुना और उस एस्टीमेट को करेक्ट करके एक थर्ड रिवाइज एस्टीमेट दिया, जो कि लगभग 3,37,000 का था, जो 72% ऑफ आईडीवी था। तो अब इंश्योर की तरफ से बीमा कंपनी और अप्रूव सर्विस आपको मेल की गई कि साहब ये तो पार्शियल, ये जो रिपेयर खर्च है टोटल, ये 75% ऑफ आईडीवी से कम है। तो ये तो फिर जो जनरल रेगुलेशन 8 है और इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अकॉर्डिंग पार्शियल लॉस क्लेम है, तो ये रिपेयर बेसिस पे सेटल होना चाहिए, और इंश्योर्ड भी यही यही चाहता है, रिपेयर बेसिस पे सेटलमेंट चाहता है। लेकिन सब बीमा कंपनी और अप्रूव सर्वेयर पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और बीमा कंपनी बार बार मेल करती रही कि नहीं साहब, ये एक इंडिपेंडेंट आईआरडीआई अप्रूव सर्वेयर ने लॉस असेस किया जो 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है, तो ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है, और इंश्योरेंस कंपनी ने कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट का निर्णय लिया है। और जो रैक वैल्यू लेने का जो कोटेशन वो इन प्रोसेस है, तो वो जैसे ही पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये, और जो उसके बाद साहब बीमा कंपनी से इंश्योर की तरफ शिकायतों के साथ साथ सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मांगी गई, तो और सर्वेयर साहब से भी मांगी गई। सर्वेयर साहब ने तो नहीं दी, लेकिन कुछ दिन बाद बीमा कंपनी ने सर्वे रिपोर्ट दी। तो वो जो सर्वे रिपोर्ट देखी, तो उससे पता चला कि सर्वेयर साहब, बीमा कंपनी ने क्लेम टोटल लॉस क्लेम सेटलमेंट के लिए जो ऑफर दिया, वो सर्वे रिपोर्ट, जो अप्रूव सर्वेयर साहब ने जो सर्वे रिपोर्ट बनाई, उसकी डेट से पहले दिया। मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम सेटलमेंट का डिसीजन पहले लिया, और अप्रूव सर्वेयर ने उसके 2-3 दिन बाद सर्वे रिपोर्ट तैयार की, जो कि उस सर्वे रिपोर्ट की डेट से पता चल रहा था। तो ये तरीका बिल्कुल गलत था। इंश्योरेंस एक्ट को अगर पढ़ेंगे, 82 क्लॉज जो है, जिसे 64 यूएम पहले बोलते थे, तो उसमें लिखा कोई भी क्लेम सेटलमेंट के लिए निर्णय बीमा कंपनी अप्रूव सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट, प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर लेगी सर्टेन टाइप्स के क्लेम के लिए। तो इस टाइप के क्लेम में अप्रूव सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट की मैंडेटरी आवश्यकता थी, लेकिन बीमा कंपनी ने उस नियम को, जो एक्ट है उसके नियम को ताक पे रख के पहले क्लेम सेटलमेंट का खुद डिसीजन लिया, और अप्रूव सर्वेयर साहब ने उसके बाद सर्वे रिपोर्ट बनाई। ये अलग बात है कि दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसी थी, दोनों का उस क्लेम को कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम मानना था, और टोटल लॉस बेसिस पे सेटलमेंट का निर्णय लिया दोनों ने। और अप्रूव सर्वेयर साहब ने सर्वे रिपोर्ट में उसको कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट का नाम दिया, जैसे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस टाइप ऑफ क्लेम है, और जो क्लेम सेटलमेंट का बेसिस है वो टोटल लॉस बेसिस है। बेसिस दो ही होते हैं, रिपेयर बेसिस या टोटल लॉस बेसिस। टाइप ऑफ क्लेम भी दो होते हैं, पार्शियल लॉस क्लेम जिसे रिपेयर बेसिस पे सेटल किया जाता है,
और दूसरा कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम, जिन्हें टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता। तो सर्वेयर साहब और बीमा कंपनी ने इस क्लेम को कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम निर्धारित किया और जिसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करने का डिसीजन लिया। लेकिन अप्रूव सर्वेयर साहब का कहना था कि जो रैक वैल्यू को विद आरसी लेना चाहिए। तो ये बड़ा गलत तरीका है नियमानुसार सर्वेयर साहब को, यानी कि रैक वैल्यू और व्हीकल सेल वैल्यू का अंतर नहीं मालूम, या यूं कहें कि उन्हें रैक की परिभाषा भी ठीक से नहीं मालूम। गाड़ी बेचना और रैक बेचने में फ़र्क होता है। अगर विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बेच रहे हैं तो उसे गाड़ी बेचना कहते हैं, और अगर आरसी कैंसिलेशन के साथ एज ए स्क्रैप या एज ए रैकेज बेच रहे हैं और जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे रैकेज वैल्यू कहते हैं। तो ये जो इस तरीके से एक तरफ आप उस क्लेम को कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस यानी टोटल लॉस बेसिस पे सेटल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसे विद आरसी उसके रैक और नाम रैक ही दे रहे हैं, और विद आरसी बेचने के लिए कह रहे हैं, और उससे प्राप्त वैल्यू को रैग वैल्यू कह रहे हैं, ना कि व्हीकल सेल वैल्यू। तो खैर ये अजीब था। लेकिन हमारे देश में आप कितनी शिकायतें कर लो, और जो मैं अक्सर शब्द बोलता हूँ अंधा गूंगा बहरा सिस्टम है, तो यहाँ कोई किसी पे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ मिसयूज हो जाए इस गाड़ी का बाद में किसी तरीके से तो सारी अथॉरिटी बोलेंगी, लेकिन पहले कोई नहीं सुनेगा। खैर फिर इसके बाद अब मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। तो हमने सोचा ये गाड़ी पुरानी है, थर्ड ओनर पहले ही है, कोई नया लेगा तो फोर्थ ओनर हो जाएगा। तो देखते हैं बीमा कंपनी की क्या रैक वैल्यू आई है। हमने कहा साहब जो भी आपकी मेल लिखी बीमा कंपनी को के साथ जो रैक वैल्यू है आप हमें उससे अपडेट कराइए, ताकि गाड़ी भी बहुत दिन से वर्कशॉप में खड़ी है, उस पर पार्किंग चार्जेस लग रहे हैं डे बाय डे, तो डेली बेसिस पे, तो आप जल्दी दीजिए। और उसके बाद सब बीमा कंपनी ने एक दो दिन में रैक वैल्यू बताई। तो बीमा कंपनी ने जो क्लेम सेटलमेंट फिर प्रॉपर ऑफर दिया, उसमें बताया आईडीवी 4,65,896, 1,000 एक्सेस क्लॉज, और लेस रैक वैल्यू 2,23,000, यानी 2,23,000 उन्होंने विद आरसी इस गाड़ी की वैल्यू रखी। तो जो बीमा कंपनी है उसकी नेट लाइबिलिटी रही रखी उन्होंने 2,41,896। तो जब हमें ये अमाउंट पता चला तो हम तो बड़े खुश हुए कि भाई 2,41,896 रुपये मिलेंगे, और ये इस तरीके से टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट में। तो हमने इंश्योर ने डिसाइड किया कि इस गाड़ी को हम ही ले लेते हैं और हम किसी को देंगे नहीं, और जो बीमा कंपनी ने रैक वैल्यू तय की है उसे हम ही ले लेंगे, तो हमारे पास ही रहेगी, तो इसमें कुछ इलीगल नहीं होगा। और बीमा कंपनी से बोलेंगे कि साहब ये जो आपने नेट लाइबिलिटी तय की है ये हमें दे के टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करो, पॉलिसी कैंसिल करो, हम अपनी गाड़ी अपने आप ठीक करा लेंगे। तो बीमा इस गाड़ी पे लोन था, बीमा कंपनी ने कुछ सर्टेन पेपर्स भेजे, साहब आप ये दे दीजिए, तो और उसके बाद हम इसको टोटल लॉस बेसिस पे सेटल कर देंगे। तो जो सोचने वा जो मैंने ये केस आपके सामने लाया हूँ इसमें खास क्या था? खास तो इसमें एक तरीका तो ठीक था कि रिपेयर बेसिस पे जो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस जो निर्धारित करने का तरीका है वो तो ठीक था कि रिपेयर कॉस्ट कुछ लोग नेट लाइबिलिटी पे निकालते हैं, तो इन जो अप्रूव सर्वेयर साहब हैं इन्होंने रिपेयर खर्च पे निकाला। तो ये तरीका मतलब निकालने का तरीका तो ठीक था, लेकिन इन्होंने साथ में उसमें टोइंग चार्जेस भी जोड़ दिए थे, जो टोइंग चार्ज रिपेयर खर्च का हिस्सा नहीं होता है। वो एक एक्स्ट्रा एड ऑन कवरेज एक्स्ट्रा कवरेज होती है हर पॉलिसी के साथ। तो जो कार के लिए 1500 होती है तो वो इसमें भी थी, तो वो रिपेयर खर्च में नहीं जुड़ता। और दूसरी चीज़ जो लेकिन हाँ जो उन्होंने वर्कशॉप ने एक एस्टिमेट दिया पहले 2,20 पे 3,65 दिया, लेकिन उसमें चीज़ें डबल थी। अगर वो काम है वर्कशॉप ने दिया है 72.28% का, जो 3,37,000 समथिंग था, तो गाड़ी को तो फिर रिपेयर बेसिस पे सेटल करना का रिकमेंडेशन करनी चाहिए थी, चूँकि ये तो पार्शियल लॉस क्लेम है। और अगर ये गा और वैसे जो मेरा मानना है ये गाड़ी शायद पौने 3 लाख रुपए के आसपास में अगर कोशिश की जाए तो ये पौने 3 लाख में रिपेयर हो जाएगी।
अगर ये पौने तीन अगर ये रिपेयर कराते, पौने 3 लाख में गाड़ी ठीक होती, इंश्योरेंस कंपनी की जो नेट लाइबिलिटी लगभग 1.5 लाख रुपए आती और इंश्योर्ड की आती लगभग 1.25 लाख रुपए। तो और जो 1.5 लाख आती है उसमें भी जो इस पे जीएसटी लगता, उससे इन फ्यूचर बीमा कंपनी जो रिटर्न लेने का एक तरीका है, उससे उस पे से एक बड़ा जीएसटी अमाउंट रिटर्न ले लेती। तो इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी तो नेट लाइबिलिटी 1.5 लाख से भी कम आनी थी। और जो जिस तरीके से बीमा कंपनी ये टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटल कर रही है, उसमें आ रही है 2,41,896। तो इंश्योर्ड का क्या है, इंश्योर्ड तो अपने ये 2,41,896 रुपये लेगा, उसी डीलरशिप पे गाड़ी ठीक कराएगा जो लगभग पौने 3 लाख में ठीक हो जाएगी। तो 35,000 रुपये के करीब 34-35 हज़ार रुपये इंश्योर्ड के लगेंगे। तो इंश्योर्ड के लिए तो ये फायदेमंद है। रही बात इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस और करा लेगा, काफ़ी पीरियड बीत गया है, तो बचा हुआ पीरियड है, कुछ नुकसान होगा लेकिन एक नई पॉलिसी ले लेगा। तो कुल मिला के जो बीमा कंपनी या जो अप्रूव सर्वे जब इंश्योर चाह रहा था कि मैं रिपेयर बेसिस पे सेटलमेंट चाहता हूँ, पार्शियल लॉस क्लेम मान के इसको करो, उसमें बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी भी कम आनी थी। लेकिन सर्वे अप्रूव सर्वेयर साहब की जिद कि नहीं, टोटल लॉस बेसिस पे ही सेटल करना है, तो उसमें तो बीमा कंपनी को तो नुकसान हुआ, इसमें इंश्योर्ड को फ़ायदा हुआ। वो 35,000 में उसकी गाड़ी ठीक हो जाएगी और वहाँ उसके लगभग 1.25 लाख रुपए लगने थे, यानी कि लगभग 80-90 हज़ार रुपये इस तरीके से क्लेम सेटल करने में जो वो रिपेयर भी चाह रहे थे, तो फ़ायदा है। तो ये आज का एक मेरा जो वीडियो था वो ये था कि कभी-कभी बीमा कंपनी जिद पे अड़ जाती हैं और वो सही से देखती भी नहीं कि उनका किधर फ़ायदा है। और अगर इंश्योर्ड के साथ मिलके उसकी बात सुन के डिसीजन ले तो शायद बीमा कंपनी को भी बेनिफिट रहे और इंश्योर्ड को भी बेनिफिट रहे और दोनों के बीच विवाद भी ना आए। तो यहाँ इंश्योर्ड ने होशियारी से, चतुराई से काम लिया और जो वो गाड़ी को रिपेयर चाहता था वो रिपेयर भी होगी। इवन उसका जो खर्च है उसको शायद 80,000, 80 नहीं तो 70, 70 नहीं तो 60 हज़ार रुपये का तो फ़ायदा होना ही होना है। तो ये आज का वीडियो था, काफ़ी लंबा हो गया है, अब इसको विराम देते हैं और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।